जय हिंद मित्रों, वेलकम टू माय चैनल अशोकम मैथ एंड जीएसएफ। नंबर सिस्टम की कड़ी में हम लोगों ने नंबर के बारे में समझा। उसके बाद यूनिट डिजिट पढ़ा। यूनिट डिजिट के बाद डिविजिबिलिटी, फिर रिमाइंडर। आज हम गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। तो गुणनखंड होता क्या है देखते हैं। गुणनखंड इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ठीक। गुणनखंड क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो, एक यहाँ समझते हैं। जैसे मानते हैं हम ये 36 ले लेते हैं। 36 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 9 भी होंगे, 12, फिर 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 36 खुद भी होगा। ठीक। इतने आपके। अब इसमें देखिए 36 के गुणनखंड कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ किसी भी संख्या के जितने भी डिवाइजर, पॉसिबल डिवाइजर जितने भी हो सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे या फैक्टर कहेंगे। तो ये इस तरीके से आप निकालेंगे। अगर मान लो और बड़ी संख्या हो गई, इतना आपको गुणनखंड पता नहीं है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। ठीक है। एक ट्रिक ये है कि जैसे ये 36 है, प्राइम नंबर हमने आपको पढ़ा दिया है। 36 है ना, 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 4×9=36 लिख सकते हैं। इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 4×9=36। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 की घाते 2 करेंगे, और यहाँ 9 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घाते 3, सॉरी 2। अब यहाँ पे देखो, ये भी ये और ये दो के दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है। प्राइम नंबर में टूट गए। प्राइम नंबर टूटने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनके जो 2 है, 2 के घाते में हम 1 जोड़ देंगे, और इसके 2 के घाते में हम 1 जोड़ देंगे। बराबर कितना हो जाएगा? 3×3 बराबर 9। ये आपका तरीका है क्या? गुणनखंड ज्ञात करने का, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने का। यानी 36 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 36 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 9 होंगे। तरीका निकालने का शॉर्टकट तरीका ये है। किस तरीके से निकालेंगे? कि जो भी संख्या होंगी उनकी पावर जो भी होगी उसमें हम 1 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसको हम गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो मान आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। इसमें लगभग 5 या 6 तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। फिर पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इसके कितने सम गुणनखंड हो सकते हैं। फिर पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इसके कितने विषम गुणनखंड हो सकते हैं। इसके बाद पूछा जाता है सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखते हैं, पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक। पहला ये, जैसे हम मान लो यहाँ पे हम लेते हैं 1470 एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल पे क्या लिए? 1470 लिए। इसको हम क्या करेंगे? देखो 147 × 10 कर सकते हैं। ठीक। अब 147 का हमको जैसे गुणनखंड हमको नहीं पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे? इसको कितने से भाग देंगे? 30 से। 3×4 = 12, 3×9 = 27, फिर 7 से भाग देंगे, फिर 7 से भाग देंगे। ठीक। अब हमारा जो गुणनखंड इसका आ गया, कितना आएगा? 3×7 × 7 गुणे कितना होगा? 2×5 = 10। अब यहाँ पे देखो बराबर करेंगे 3 की घाते 1,
गुणे 7 की घाते 2, फिर गुणे 2 की घाते 1, फिर गुणे 5 की घाते 1। अब इसको हम क्या बताए थे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए उसकी जो घातें होंगी, घात में एक जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसको आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1+1 गुणे 2+1 गुणे 1+1 गुणे 1+1। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या करना है, इसके जो है प्राइम गुणनखंड निकालने हैं। प्राइम गुणनखंड निकालने के बाद उनके जो भी पावर होगी यानी कि घात होगी, उसमें हम एक जोड़ के सबको गुणा कर देंगे। ये आपके क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या, ये आपका हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पूछेगा सम गुणन खंडों की संख्या। इससे एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में, अदरवाइज ज्यादा पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इवन फैक्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लेते हैं 10,500 ले लिए। ठीक, इसके हमको गुणनखंड निकालने हैं। क्या गुणनखंड निकाले हैं? सम गुणनखंडों की हमको संख्या निकालनी है। सम गुणनखंडों की जब हम संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो 105 को पहले लिख लेंगे, 100 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, बराबर करके इसको हम क्या लिख सकते हैं? 105, इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 7, फिर गुणे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 25। ठीक, 4 गुणे 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5, 3 घाते 1, 5 घाते 1, फिर गुणे 7, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 2 के घाते 2, फिर गुणे 5 के घाते 2। ठीक, अब यहाँ पे 5 के घाते 1 है, 5 घाते ये है, इसको सही कर लेते हैं। 3 घाते 1, 5 घाते एक साथ कर लिए, गुणे 7 घाते 1 गुणे 2 के घाते 2। अब यहाँ पे निकाल लो। एक चीज यहाँ समझना है आपको, यहाँ पे हमने क्या किया था? जितनी भी घातें थी सब में क्या किया था? एक जोड़ दिया था। जितनी भी घातें थी, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो जितनी भी घातें होंगी उनमें क्या जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे। अगर सम गुणनखंडों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, सम गुणनखंडों की संख्या में जितनी भी घातें होंगी विषम की, उसमें एक जोड़ेंगे, लेकिन जो सम की घात होगी, जो सम नंबर होंगे, उनकी घातें जो होंगी उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम की घातों में एक नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये लिख सकते हैं। जब एक नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1+1 हो जाएगा, ये 3+1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये 7 है। ठीक है, 1+1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? केवल केवल 2 हो जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, सही है? हाँ सही है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं। ये सम गुणनखंडों की संख्या हो गई। अब हम क्या लिखेंगे? विषम गुणनखंडों की संख्या।
जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या देखेंगे तो जैसे हम मान लो यहाँ पे 7200 ले लिया, ठीक है, 7200। अगर हम 7200 लेंगे, इसका हमको क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। विषम गुणनखंडों की संख्या में हम क्या करते हैं, यहाँ देखो, बराबर करके पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, इसको 72 करो, मल्टीप्लाई इसको क्या करो, 100 करो। अब इसको जब 72 करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 9 72 गुणे, इसमें क्या करेंगे, 4 गुणे 25 कर देंगे इसको, बराबर। यहाँ पे देखो, 2 की घात एक कितना ले सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 की घाते 2 लिख सकते हैं, गुणे 2 की घाते 2 लिख सकते हैं, 5 की घाते 2 लिख सकते हैं, फिर बराबर करके। अब यहाँ 2 की घाते क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 5 लिख सकते हैं। इसको इसको जब गुणा करेंगे, घातों गुणा करने पे घाते क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। फिर 3 की घाते 2 लिखेंगे, 5 की घाते 2 लिखेंगे, ठीक। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान ये देना है, ध्यान ये देना है कि जो भी हमारे यहाँ नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे है, हमने इसमें क्या किया था पहले वाले में, जब सम बोला था तो सम के घातों में हम एक नहीं जोड़े थे, ये चीजें। और जब अगर विषम बोलेगा तो सम वाली जो संख्याएं होंगी पूरी, उसको पूरा का पूरा हम छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 के घाते कितने हैं, 2 है, 2 में एक जोड़ दो, जोड़ेंगे, सम में जोड़ेंगे, लेकिन जो सम होगी उसको पूरा पूरा काउंट ही नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गुणे 2 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9। यानी कि अगर 7200 में विषम गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, केवल केवल 9 आएगा। कितना आएगा, केवल 9 आएगा। और अगर इसमें देखिए, इतना इसमें अगर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 32 आएगा। अब देखते हैं, जैसे इसकी दूसरा जो टाइप होगा, 3 हो गया, चौथा क्या है, चौथा आपका लिखेगा अम, कुल अम, कुल गुणनखंडों का योगफल। इसको क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ये लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 200 ले लेते हैं, ठीक है, 200 लिए, 200 का इसका जो है गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, देखो 8, इसको हम क्या कर दें, 2 गुणे 100 कर दें समझने के लिए, फिर 2 गुणे, इसको हम 4 गुणे 25 कर दें, फिर बराबर करके हम क्या लिखेंगे, इसको देखो, 2 के घाते 8 लिख सकते हैं, गुणे कितना लिख सकते हैं, 5 के घाते 2 लिख सकते हैं, सॉरी 2 के घाते 3 होगा, यहाँ 5 के घाते 2 होगा, ठीक। ऐसी सिचुएशन पे अगर हमको कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन पे हमको ये करना है कि ये जो 2 है, 2 है, 2 की घाते 0 लिखेंगे और तब तक चलेंगे जब तक 2 की घाते 3 ना हो जाए, ठीक है। 2 के घाते 0, फिर 2 के घाते 1 धन 2 के घाते 2 धन 2 के घाते 3, ठीक। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 की घाते 0 धन 5 की घाते 1 धन 5 की घाते 2 बराबर करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा, जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये
2 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे गुणा करेंगे, दो 5 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 25 होगा। अब इसको हम गुणा करके देख लेते हैं। ठीक, कितना आएगा 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। इसको गुणा करो, कितना आएगा 25 5 30, 30 1 31, बराबर करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 15 51 15, 15 या 3 45 1 46, 465। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कुल गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करना है, ये तरीका उसका है। अगर यहाँ पे देखो कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है तो ये हो गया। अब मान लो यहाँ पे दूसरा सवाल, सेम एग्जांपल लेते हैं 200 वाला। इसमें ये पूछ लिया, मान लो कुल सम गुणनखंडों का योगफल। ठीक, क्या लिखेंगे, सम ऑफ टोटल इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक, अब इसमें हम क्या देखेंगे, 200 फिर लेते हैं, 200 लेंगे, इसके कितने गुणनखंड होंगे आपके, 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2 होंगे, 5 की घाते 2 होंगे। फिर वही रूल चलेंगे। देखो जब सम बोलेगा तो आपको क्या करना है, जब सम बोलेगा तो 2 की घाते जो 0 था ना, इसको हमें नहीं लेना है। इसको क्या करना है, हमें नहीं लेना है। इसको 2 की घाते 0 नहीं लेनी है, बाकी 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2 प्लस 2 की घाते 3। ठीक, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करेंगे 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1 प्लस 5 घाते 2। इसको हमें नहीं लेना है, आप चाहो तो इसे लिख भी नहीं सकते, आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, 2 धन 4 धन 8 गुणे कितना हो जाएगा 1 धन 5 धन 25। अब ये देखो 8 4 12 2 14, 14 गुणे 31, 14 एकम 14, 14 एकम 14 हो जाएगा, 14 त्रिक 42, 42 से 43, 434। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 434 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर पे। आप मान लो पूछ लिया कुल, यहाँ पे सम है ना, अब क्या पूछ लिया, कुल विषम संख्याओं का गुणनफल। कुल विषम गुणनखंडों का योगफल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑड सम ऑफ टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर एग्जांपल 200 ही लेते हैं, फिर इसमें क्या लिखेंगे, 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो जब हम विषम गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे, देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, 1-2 क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, इसलिए इसे ये हम बता रहे हैं। और देखो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो, जब भी विषम गुणनखंडों का योगफल पूछेगा तो जो सम वाली वैल्यू होगी, टोटल सम वाली वैल्यू को हम छोड़ देंगे, इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना है 5 की घाते 0 धन 5 घाते 1 धन 5 घाते 2, बराबर कितना आ जाएगा 1 धन 5 धन 25 बराबर 31। ठीक, ये आपके
गुणनखंड जितने भी थे हमने सारे गुणनखंड लगभग लगभग आपको बता दिए। अब एक गुणनखंड और रह गया है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं, तो उसको रहने देते हैं। ये आपसे इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी में, तो सवाल देख लेते हैं। इसके बाद जो भी सवाल हम बताएंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे उसके लिए, खास करके एनटीपीसी के लिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी से उस टाइप से। ठीक है, सवाल देखते हैं। मित्रों, ये कुछ सवाल हैं, देखते हैं जो सारे के सारे सवाल एनटीपीसी में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 156 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा है। हमने योग के बारे में क्या बताया है, उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद उसकी पावर 0 से लेकर 1 2 3 जहाँ जितनी पावर होगी उतने तक लिखेंगे। ठीक है, पहले फैक्टर निकालते हैं। जैसे हमको 156 का फैक्टर नहीं पता है, तो 156 का फैक्टर निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, 214, 2 और 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एक 3, 3 त्रिक 9, फिर 13 एक 13। ठीक, फैक्टर हमारे क्या निकले हैं, यहाँ लिख लेते हैं। 2 की घाते 2 कर देंगे, गुणे 3 की घाते कितनी है, 1 है, गुणे 13 की घाते 1 है। ठीक है, 13 की घाते 1 है। अब इसको हम बराबर करके जब लिखेंगे, यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको योगफल के बारे में हमने बताया है कि जब ऐसी बात हो तो 2 की घात क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, धन 2 की घात 1 लिखेंगे, धन 2 की घात 2 लिखेंगे। नेक्स्ट में सम पूछा है ना, विषम पूछा है, केवल योगफल पूछा है, तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे, फिर 3 की घात 0 लिखेंगे, धन 3 की घात 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुणा लगाएंगे, 13 की घात 0 लिखेंगे, धन 13 की घात 1 लिखेंगे। ये है। अब इसको नीचे लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखो, 0 2 की घात 1 है तो 1 हो जाएगा, धन 2 धन 4। ठीक, गुणे कितना हो जाएगा, 1 धन 3, गुणे ये कितना हो जाएगा, 1 धन 13, बराबर कितना होगा, देखो, 4 2 6, 6 1 7, 7 गुणे 4 गुणे 14। ठीक, अब देखो, गुणा करो, 14 चौको 56 होता है, और 7 गुणे 56 कर देंगे, बराबर, अब इसको 7 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 7 पचे 35, 35 4 392, 392 आपका आंसर सही हो गया, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से इसको समझ लो एक बार। 156 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, तो 156 के हम पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जैसे 2 की घात 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की घात 1, 13 की घात 1। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 2 की घात 2 तक ले जाएंगे। इसको 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक ले जाएंगे, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक ले जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो, 2 की घात 0 1, फिर 2 की घात 1 का मतलब 2, फिर 2 की घात 2 दूना 4, फिर 3 की घात 0 का घात मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3, 13 की घात 0 का मतलब 1, 13 की घात 1 का मतलब 3। अब इसको हम जब ऐड करके गुणा करेंगे तो 392 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 8 की घात 10 गुणे 9 की घात 7 गुणे 7 की घात 8 के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये अभाज्य तो है नहीं, ये भी अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है। अभाज्य का मतलब प्राइम। प्राइम के बारे में हमने बताया है कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो इसमें तो कई फैक्टर हो जाएंगे, इसके भी कई फैक्टर हो जाएंगे, तो इसलिए पहले इसको प्राइम में बदलो। तो ये देखो, 2 के घाते 3 लिख सकते हैं इसको, 2 के घाते 3 के घाते 10 हो जाएगा। फिर गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 3 की घाते 2 की घाते 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 की घाते 8 लिख सकते हैं। अब इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 30 कर सकते हैं, गुणे 3 की घाते 7 दूनी 14 कर सकते हैं, फिर गुणे 7 की घाते 8 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, केवल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है।
तो अभाज्य गुणनखंड एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अभाज्य गुणनखंड इसमें कितनी संख्या है? 2 की कितनी संख्या है? 30 है। इसमें 3 की कितनी संख्या है? 14 है। इसमें 7 अब कितनी संख्या है? सॉरी, 8 है। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 4 12, 3 1 4, 4 1 5 हासिल। कितना आ गया आपका? 92। विकल्प नंबर ए सही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणनखंडों की कुल संख्या नहीं पूछा है। अगर गुणनखंडों की कुल संख्या पूछता, गुणनखंडों की कुल संख्या अभाज्य ना होती, केवल गुणनखंडों की कुल संख्या पूछता, तो मैं 8 की घात 10 है, एक जोड़ देंगे गुणा करेंगे। 7 की घात 1 जोड़ देंगे गुणा करेंगे। 8 की घात में एक जोड़ देंगे तो फिर गुणा करेंगे। ठीक। अब यहाँ देखते हैं कितना है। 2668005। ठीक है। कितना है? 2,66,805 है का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। ठीक है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? पहले इसका फैक्टर नहीं पता है, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। जब इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ देखिए, फैक्टर निकालते हैं तो दो दो सॉरी 6,6,805। इसका फैक्टर निकालते हैं, कितनी बार जाएगा ये? देखो, 2 बार भेजो इसको। 1 मिनट। जब 2 बार इसको काटेंगे, ये यहाँ से इतना लगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 1 का नम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौको 8। 2 बार नहीं जाएगा। अंत में कितना है? 5 है ना, तो 5 बार पहले भेजते हैं। 5 पचम 25, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, कितना बचा? 30। 5 छंग 30, 5 एक नम 5। फिर कितनी बार जाएगा? आप देखो, 3 बार लेके जाओ। 3 बार लेके जाएंगे। 3 एक नम 3, 3 सते 21, फिर 3 सते 21, कितना बचा? 2। 3 8 24, 3 7 21। फिर कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार ट्राई करते हैं। 3 पचे 15, 3 नौ 27, 3 दूनी 6, 3 नौ 27। ठीक। अब कितनी बार ले जाएंगे? फिर से 3 बार देखते हैं। 3 बार जाएगा। 3 इक्यावन 3, 3 नवा 27, 3 सते 21, नहीं जाएगा ना, तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 बार देखते हैं। 7 से करते हैं, कितना हो जाएगा? 7 7 8 56, कितना हुआ? 3। 7 7 तरीके के 7 चौको 7 चौक 28, कितना बचा? 4 7 सता 49। फिर से देखते हैं, 7 से जाता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 121 किसका वर्गमूल है? 11 का। अब यहाँ पे देखो क्या क्या आया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते हैं, 5 गुणे 5 कितनी बार है? एक बार। 5 एक बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 7 कितनी बार है? 2 बार है। 11 कितनी बार है? 2 बार है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 2 गुणे 11 घाते 2। केवल गुणनखंड पूछा है, तो इसके कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? 3 की घाते 2, 5 घाते 1, 7 घाते 2, यानी विकल्प नंबर बी सही है। ठीक। अब यहाँ पे यह देखते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है और जिनके परिणाम गुणनखंड 36 75, जिसके गुणनखंड में 36 75 हो, ऐसा हमको क्या ज्ञात करना है? एक पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है। तो इस पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले इसका जो है, देखो, इसका चाहे फैक्टर कर लो और चाहे इसको चेक कर लो, एक एक ऑप्शन लेके फैक्टर कर लेते हैं, ज्यादा ठीक पड़ेगा। कितना है? 36 75। 36 75 है, कितनी बार जाएगा? 5 बार लेके जाओ पहले। 5 सते 35, 5 3 15 और 5 25, फिर 5 बार लेके जाओ। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 सते 35। अब देखो, 7 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 7 3 एकम 3। अब यहाँ देखो, एक तो बन रहा है, इसका वर्ग बन रहा है, इसका वर्ग बन रहा है, लेकिन 3 का जो पेयर है,
3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 36 75 में अगर हम 3 और से गुणा कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर इसमें किससे गुणा कर दें? 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 36 75 गुणे 3। ठीक। अब बराबर करके क्या लिखेंगे इसको? देखो 3 पचे 15, सब में 5 5 है तो नहीं जाएगा। 3 सते 21, 21 एक 22। आप विकल्प नंबर मिला सकते हो, ज़्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है, विकल्प नंबर ए सही है। और गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 11 जीरो। ठीक है। अब ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी के सवाल पूछे गए, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। मान लीजिए कि x बराबर कितना है? x 55 की घात है 100, फिर 55 की घात है 101, 55 की घात है 102 है। ठीक। इसमें फाइंड क्या करना है? कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 55 की घात 100 कॉमन ले लेंगे। ठीक है। जब 55 की घात हम 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा? 55 ही बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 55 घाते 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 55 घाते 100 गुणे ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा? इसको जब आपस में गुणा करोगे तो आप 30 25 आ जाएगा। ठीक। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो 55 की घाते 100 गुणे ये कितना हो जाएगा? टोटल 3081। 6 5 11 और 5 2 7 7 1 8 सही है। ठीक। अब इसमें देखो 3 से भाग दो। 3 से भाग देंगे, विकल्प चुनते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 एक नाम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21 कट गया। अगर हम इसको 79 से भी काटेंगे तो भी ये कट जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55 ये कट जाएगा। लेकिन अगर 71 से इसे हम काटेंगे, विभाजित करेंगे तो ना ये कटेगा ना ही ये कटेगा। इसलिए x का जो वैल्यू होगा, जो गुणनखंड होगा 71 ऐसा होगा अभाज्य गुणनखंड जो इस संख्या को कभी विभाजित नहीं करेगा। इसलिए विकल्प नंबर ए सही है।